सभी दोस्तों को नमस्कार। हम इतिहास से संबंधित क्लासें हमने अभी शुरू की हैं। एक वीडियो इससे संबंधित हमने अपलोड किया है, तो एक बार जो भी मेरे साथी आज का जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा पिछले वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें, ताकि आज की जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ अच्छे से बेहतर से समझ में आ पाए। पिछली क्लास का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। पिछली क्लास में हमने बात की इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या होता है। उसके बाद हमने उसके जो इतिहास के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आद्य इतिहास होता है, प्राग इतिहास होता है, इतिहास काल होता है, उन सब काल्स टाइम्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात की। जो भी इतिहास के काल होते हैं उनके बारे में बात की। इसी के साथ हमने पाषाण काल के बारे में बात की, मध्य, नव। तो इस तरह से ये हमारा कुछ एक इंट्रोडक्शन टाइप हमारा हो चुका था। हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू कर रहे हैं और हम उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आधुनिक, पूरी एक सीरीज चलेगी हमारी। एक वीडियो हमने इससे संबंधित अपलोड किया है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। जब भी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहें, इंटरेस्टेड हों, तो वो हमारे एक बार लाइब्रेरी में जब 1 बाय 1, आज इतना मैटर नहीं है लेकिन 1 बाय 1 2-3 दिन में एक एक क्लास हमारी मिलती जाएगी, तो एक लाइब्रेरी में हम इसको सीरियल से रखेंगे, तो वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं उससे आगे, जो पिछली क्लास से में हमने बात की उससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम आज बात करते हैं विश्व में जो भी सभ्यताएं हैं, जैसे कौन कौन सी, अगर हम देखें तो आज तक हमारे कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं हमें। तो मुख्य रूप से हमें 4 जो बड़ी सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, उसके बाद भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, और हांग हो जो चीन की सभ्यता है वो। दजला फरात नदियों के जो किनारे हैं, जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे पर है, मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी पर है, हांग हो जो वो चाइना में और हांग हो नदी की घाटी पर है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, तो वो दजला और फरात नदियों के किनारे पर। तो आप इसमें लिखते चलिए साथ में। आज हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं के बारे में। विश्व की मुख्य सभ्यताएं, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसका जो इतिहास है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बार लिख लीजिए विश्व की मुख्य सभ्यताएं। उसमें आप पहले लिख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें आप लिखेंगे ये कहाँ है, दजला व फरात नदियों के किनारे। दो नदियां हैं दजला व फरात, उनके किनारे पर कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक बार लिखते जाइए। इससे नेक्स्ट हमने बात की अभी, ये रब कर देता हूँ मैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अलावा दूसरी हमने सभ्यता जानी, कौन सी है, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे। हम विश्व की मुख्य सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला लिख लिया, दूसरा है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। फिर अगला देखिए, तीसरे नंबर पे है भारत की सभ्यता, जिसमें हम लिख सकते हैं, उसका नाम लिखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अलग अलग नाम हैं, हम बात करेंगे अभी। सिंधु घाटी की सभ्यता, और यह किसके किनारे है, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे। सहायक नदियों में है आपके, जैसे मान लीजिए रावी है, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के
किनारे। सतलज आप कह सकते हैं, इसके अलावा घग्गर है, उसको भी मान सकते हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी व उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसके किनारे पर कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा शेष हमारी रह गई है हांग हो सभ्यता। जैसे कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये कहाँ की है सभ्यता? चाइना की। एक बार ये नोट कर लीजिए। चौथी आपकी सभ्यता जो है हांग हो सभ्यता, वांग हो सभ्यता। और वो कौन सी नदी के किनारे पर है? पीली नदी के किनारे। तो यह 4 प्रकार की सभ्यताएं मुख्य रूप से हैं। अब हम चूँकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम मिस्र की सभ्यता या फिर जो भी मेसोपोटामिया की हांगो की सभ्यता, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए केवल हमारी जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मुख्य रूप से कितनी सभ्यताएं हैं जो कि सिंधु के समान या समकालीन मानी जाती हैं। तो उनमें हमने ये 4 सभ्यताओं की बात कर ली। हमने सबसे पहले देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद हमने देखी मिस्र की सभ्यता, फिर हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सबसे लास्ट हमने देखी हांगो सभ्यता। 4 प्रकार की सभ्यताओं के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इतिहास के बारे में। भाई कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, कौन कौन सी सभ्यताएं मिली, सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले। एक बार मैं आपसे जनरली बात करता हूँ, लिख करके भी देखेंगे हम 1 बाय 1, लेकिन अगर जनरली बात करें तो इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कोई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहता है, किसी ने इसको हड़प्पा सभ्यता की का नाम दिया, किसी ने इसको सिंधु सभ्यता ही नाम दिया। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि किसने कौन कौन सा नाम दिया। एक बार हम ये देख लेते हैं कि इससे संबंधित हम सबसे पहले इतिहास की अगर बात करें, हम टॉपिक डालते हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। हमारा जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। हमने 4 प्रकार की सभ्यताओं के बारे में बात कर ली। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जो भारत देश में हमारे को मिली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे को जो भी क्षेत्र मिले वो मुख्य रूप से 3 देशों में हमें आज मिलते हैं। प्राचीन समय में चूँकि भारत का ही अंग था पाकिस्तान, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये 3 जो देश हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा है उन्हीं में विस्तृत है। एक इसमें आ गया भारत, जिसमें इससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक स्थल अगर कहीं हैं तो वो कहाँ पे हैं? भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और अंत में अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे कम इससे संबंधित स्थल मिले हैं मुंडीगाक और सोर्तगोई में। अभी हम लिख करके भी देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ मिले हैं मुंडीगाक और सोर्तगोई, तो वहाँ पे थोड़ा कम है। उसके बाद पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है, और उससे सबसे ज़्यादा अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल तो कहाँ मिले हैं? हमारे भारत। तो इसकी खोज सबसे पहले कैसे हुई, कैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला? तो हम बात कर रहे हैं सन 1826 यानी 1826 में चार्ल्स मेसन थे, उनको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला। तो उन्होंने 1842 का जो लेख था उसमें अपना जो एक लेख था 1842 वाला, उसमें इसके बारे में लिखा। उसके बाद धीरे धीरे हम बात करेंगे सन बाई सन, तो 1842 के बाद 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम से एक थे पुरातत्वविद, उन्होंने इसका मानचित्र जारी किया। तो और उसके बाद 1853-54, उसके बाद 1856, 1861, इस तरह से धीरे धीरे इससे संबंधित कुछ तिथियाँ हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इतिहास की कुछ तिथियाँ हैं जिनके बारे में हम जानने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक बार इस तरफ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए तिथियाँ, और दूसरी तरफ मैं आपको लिख दूंगा उससे संबंधित घटनाएं।
1826, उसके बाद 1842, 1851 एंड 1853। इतनी लिखी एक बार एक साइड में, ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहला है 1826। तो 1826 में मैंने बताया चार्ल्स मेसन ने, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के किले को देखा। हड़प्पा टीला एक था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चार्ल्स मेसन कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी। चार्ल्स मेसन ने, हम लिख रहे हैं सन और उसके सामने उससे संबंधित घटना। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा। यह इससे संबंधित पहली हम घटना कह सकते हैं, जब सर्वप्रथम किसी ने हड़प्पा के टीले को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है हड़प्पा, उसके टीले को देखा। और 1842 में इसने अपना एक लेख प्रकाशित किया। किसने? चार्ल्स मेसन ने। तो चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में इसके बारे में बताया। अंतिम आप कह सकते हैं, इस रो में हमने जो लिखा हुआ है 1826, उसके बाद 1842 और उसके बाद 1851 एंड 53। तो 1851 यानी 1851 और 53 में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था पहले, अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम करके लिख रहा हूँ मैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। टीले से मतलब यह सभ्यता का एक स्थल था, हड़प्पा का टीला, जो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने इसको देखा, फिर अपने लेख में बताया। उसके बाद 1851 में 51 में और 53 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का मतलब उसकी छानबीन की। एक बार ये नोट डाउन कीजिए। इससे आगे की जो तिथियां हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अठारह 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले को देखा। उसके बाद 1842 में चार्ल्स मेसन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसमें इसके बारे में वर्णन किया। 1851 और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया, हड़प्पा के टीले का, जिसको चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में जगह दी थी, उसका सर्वेक्षण किया। उसके बाद अगली घटना आती है 1856, उसी में नीचे लिखते जाइएगा 1856 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका मानचित्र जारी किया। मानचित्र से मतलब जब उन्होंने इसको जाकर के देखा तो इसकी नापजोख करने के बाद उन्होंने एक मानचित्र के रूप में इसको दर्शाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, वो किस तरह से बना हुआ है। उसका एक मानचित्र कहाँ आपको जाकर के मिलेगा, किस तरह का टीला है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हुआ एक मानचित्र बनाया। इसी तरह से 1856 में एक और घटना हुई इससे संबंधित कि लाहौर से कराची के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ज़्यादातर क्लासों में जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता शुरू की जाती है, मैंने जो देखा है आज तक, तो वो शुरू करते हैं ज़्यादातर लाहौर वाली जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उससे पहले की जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है वो बहुत कम क्लासों में आपको देखने को मिलेगी। तो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। भाई शुरू में जब रेलवे आई हमारे, तो उस समय रेलवे लाइन की जो पटरियाँ बिछाई जा रही थी, उस समय की बात है। लाहौर से लेकर के कराची के मध्य जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी,
और ये लाइन किसके नेतृत्व में? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो उस समय करके आप लिख लीजिए। उस समय जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने खुदाई कार्य के दौरान, भाई ये रेलवे लाइन किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही है? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जिनको बर्टन ब्रदर्स भी बोला जाता है अपनी हिस्ट्री में। तो उस समय जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने खुदाई कार्य के दौरान हड़प्पा के टीले की खुदाई की। यानी कि सर्वप्रथम खुदाई का कार्य अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? ऐसा कहा जाता है कि उस समय क्या है, इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने अपना जो निर्माण कार्य चल रहा था ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और खोद करके जो भी ईंटें उनको मिल गई पुरानी, उनको उन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके कार्य में इस्तेमाल कर लिया और उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बारे में जब बहुत ज़्यादा खोज या अंदर तक तह तक उसकी खोज करने का कार्य उस समय नहीं हुआ। केवल क्या हुआ कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जब उसके लिए रेलवे लाइन के लिए खुदाई चल रही थी तो उनको कुछ हड़प्पा से संबंधित स्थल मिल गए, वहाँ पकी हुई ईंटें मिल गई, तो उन्होंने उन ईंटों को काम में लिया और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देख लिया। हमने अभी अब तक की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, इसके विकास का, इसकी खोज का, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले को देखा और वो सन 1826 में। उसके बाद 1842 में उन्होंने एक लेख अपना प्रकाशित किया, उसमें हड़प्पा के टीले के बारे में वर्णन किया। जब 1842 में लेख प्रकाशित हो गया तो उसके बाद 1851 में और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक व्यक्ति ने इस हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में हम देख सकते हैं वहाँ जाकर के उसने वहाँ खोजबीन की, उसको देखा। तो सर्वेक्षण करने के बाद 1853 के बाद उसने 1856 में इसका एक मानचित्र जारी कर दिया कि हड़प्पा के टीले का जो अभी देखने में जो स्वरूप है वो किस तरह से और उस तक पहुंचने का रास्ता हम किस तरह से देख सकते हैं, वो एक मानचित्र के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद उससे संबंधित एक घटना और हुई कि 1856 में ही क्या हुआ, जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के मध्य, तो जो बर्टन बंधु जिनके नेतृत्व में रेलवे लाइन से संबंधित खुदाई कार्य चल रहा था, उन बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में खुदाई के दौरान इनको हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के कार्य में उन ईंटों का प्रयोग किया और उसके बाद उससे संबंधित बहुत ज़्यादा खोजबीन उन्होंने उस समय नहीं की और आगे बढ़ गए। तो हमने अब तक इसमें ये चीज़ जानी। अब हम आगे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या विकास के बाद इसके नाम किस किस ने दिए और किस किस आधार पर दिए। हम अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नाम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उसका नाम एक तो सिंधु सभ्यता, हम आपको लिख करके बताते हैं आज जो वर्तमान में जो भी नाम प्रचलित हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित। एक तो हम कहते हैं इसको सिंधु सभ्यता, एक इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, एक कहीं कहीं इसका नाम अपने को देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता। अधिकांशतः इन तीन नामों से हम जानते हैं। तो इनका किस किस ने नाम दिया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया है किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता आप कह सकते हैं डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा।
तीसरा आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि इसका सबसे सर्वप्रथम जो खोज की गई थी इस स्थान की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। तो उसके नाम पर इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग ने ये नाम दिया है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 नाम दिए। इसका आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता नाम देने का आधार, भाई इसका आधार हमें समझ में आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पर सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर मिली, उसकी सहायक नदियों के किनारे पर, तो उसको नाम दे दिया सिंधु सभ्यता। सेकंड वन हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो नाम क्यों दे दिया? वो नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि सिंधु और सिंधु घाटी, इसमें तो अपने को कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। सिंधु नदी से जो घाटी बनी हुई थी उसके किनारे पर मिली इसलिए सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे पर मिली इसलिए सिंधु सभ्यता। और हम कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय पुरातत्व विभाग ने दी, और वो इसलिए दी क्योंकि जो इसका प्रथम उत्खनित स्थल था, उत्खनित का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी सभ्यता स्थल थे उनमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई, तो इसलिए इसका नाम उस सभ्यता के नाम पर, हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर क्या निकाल दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, किसने दिया, क्यों दिया, आपको समझ में आ रहा है? सिंधु नदी के किनारे पर इसलिए सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी की घाटी के किनारे पर इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता यानी कि सर्वप्रथम जिस स्थल को खोदा गया इससे संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से जिस स्थल को सबसे पहले खोजा गया उसके नाम पर इसको हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो 3 नाम और उनके कारण, किस किस ने ये नाम दिए वो भी हमने समझ लिया। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको नाम दिया जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा। भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसके प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे जॉन मार्शल। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1861 में अपने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। उसके बाद प्रथम महानिदेशक बनाया गया था जॉन मार्शल। तो आज की क्लास में हमने देखा, इसके अलावा बाकी जो भी क्लास होगी अपनी अगली, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसका आकार कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहले आकार था इसका त्रिभुजाकार, उसके बाद इसका आकार आजकल चतुर्भुजाकार हो गया है। जैसे जैसे नए स्थलों की खोज होती जा रही है वैसे वैसे इसके आकार में परिवर्तन होता जा रहा है। इसके अलावा इसकी जो क्षेत्रफल है उसमें भी धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले इसका क्षेत्रफल कम था, उसके बाद जैसे जैसे नए स्थल, जैसे आज हम बात करें तो गुजरात के अंदर, अकेले गुजरात के अंदर लगभग इससे संबंधित कितने स्थल, 300 स्थलों की खोज कर ली गई है, और लगातार इससे संबंधित और भी स्थल जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। तो हम अगली क्लास में इन्हीं स्थलों के बारे में, किस में सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।